सो लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था कि हम चाहते हैं कि एक से ज़्यादा प्रोग्राम चल सकें कंप्यूटर पे, और अगर एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलने हैं तो हमें उन्हें एक दूसरे से प्रोटेक्ट करना है कि एक जो है वो किसी दूसरे की मेमोरी लोकेशन पे जाकर ना लिखवाए ना पढ़े, और दूसरा हमें ये सपोर्ट चाहिए कि हम किसी भी जगह पे प्रोग्राम को लोड कर सकें। सो किसी भी जगह के लिए हमने सिंपल सी ये चीज़ डाल दी थी कि हमने कहा था कि एड्रेस में बेस ऐड कर देंगे तो वो उस जगह पे चला जाएगा, और दूसरे से बचाने के लिए हमने बाउंड का चेक डाल दिया था कि जिस जगह जो आपने एड्रेस दिया वो एक रेंज से ऊपर ना हो। ठीक है, तो अगर वो रेंज जो है हमें अगर पहले से पता है कि प्रोग्राम कंपाइल होकर कितनी उसको जगह चाहिए है, उसको जगह दी हुई है और दूसरे प्रोग्राम को डिफरेंट जगह दी हुई है, तो वो एक दूसरे को इफ़ेक्ट नहीं करेंगे। फिर हम इसके बाद हमने उसको अपने जो नॉर्मल पाइपलाइन थी उसके अंदर देखा कि वो कहाँ पर इनकॉर्पोरेट होगा। तो हमने जो इंस्ट्रक्शन फैच हो रही थी और जो डाटा मेमोरी का एड्रेस जनरेट हो रहा था उसके साथ ये दोनों रजिस्टर ऐड कर दिए कि इंस्ट्रक्शन वाले के ऊपर भी ये काम हो जाए, डाटा वाले के पास भी ये हो जाए, तो ये काम हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा कि इसके अंदर एक प्रॉब्लम पैदा होता है जिसको हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं, कि अगर प्रोग्राम्स आते जाते रहें तो थोड़ी देर में मेमोरी फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगी, जब आपके पास छोटे छोटे चंक्स तो खाली होंगे लेकिन इकट्ठा बड़ा चंक खाली नहीं होगा। तो इसको रिजॉल्व करने के लिए हमने दूसरी स्कीम पढ़ी जिसमें हमने पेज मेमोरी सिस्टम बना दिया। हमने कहा कि जो हर प्रोग्राम है वो जो एड्रेस देगा वो ज़ीरो से किसी जगह तक होगा, लेकिन हम मेमोरी को पेजेस में, फिक्स साइज पेजेस में डिवाइड कर लेंगे। तो हमने एक दरमियान में पेज टेबल रख दिया जो कि ये काम करेगा कि मैप किया करेगा कि कोई भी एड्रेस जिस पेज पे भी लाया करता था वो एक्चुअल में फिजिकल मेमोरी में किस जगह पे मैप है। सो ये एग्जांपल ये शो कर रही थी कि अगर वो 4 डिफरेंट जगहों पर भी बिल्कुल मैप्ड हैं, स्टिल हम उनको मैप कर सकते हैं कि 0 वाला इधर मैप हो गया, 1 वाला उधर हो गया, 2 वाला इधर हो गया, 3 वाला उधर हो गया। तो वी कैन डू दिस मैपिंग। तो इससे हमारा मसला हल हो जाएगा कि अगर जगह कहीं पे भी खाली हुई तो हम उसको मैप कर देंगे। तो फ्रेगमेंटेशन का जो हमारा मसला था वो रिजॉल्व हो गया। वो एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन थी, इसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आएगी कि हमें हमेशा पेज साइज़ ही एलोकेट करना पड़ेगा। यानी अगर हमें 10 बाइट भी चाहिए या 100 बाइट भी चाहिए तो हमें जितना पेज साइज़ रखा है वो पूरा का पूरा एलोकेट करना पड़ेगा। और फिर हमने एंड पे इस किस्म की ये चीज़ देखी कि अगर बहुत से प्रोग्राम चल रहे हैं तो हर एक का अपना अपना जो है, इधर रखें तो वजह फिर आप ये कहते हैं रजिस्टर पे बातें करना शुरू हो जाती हैं, बाद में फिर समझ नहीं आई होती चीज़। सो बेसिकली बहुत सी प्रोग्राम जो होंगे हर एक की अपनी अपनी एड्रेस स्पेस बन जाएगी। ठीक है, सो यहाँ तक हमने मेनली कर लिया था। ठीक है, और एक जो चीज़ थी वो हमने ये कहा था कि जो लीनियर पेज टेबल्स हैं, जो नॉर्मल अभी हमने पेज टेबल देखा वो लीनियर है, हम आगे देखेंगे उसका एक और हल, उनका साइज़ काफ़ी बड़ा बनेगा और उसका हम सोल्यूशन देखेंगे हायरार्किकल पेज टेबल्स। और नॉर्मली हमने कहा कि ये ओएस अपनी कर्नल, जो ओएस होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम का जो प्रोग्राम चल रहा होता है उसे कर्नल कहते हैं, और उसकी वर्चुअल मेमोरी में पेज टेबल को अमूमन रखता है और उसको स्वैप कर सकता है अमूमन। स्वैप करने से मुराद हमने ये पढ़ी थी कि आप डिस्क से चीज़ें इधर ला सकते हैं और इधर से डिस्क पे लेके जा सकते हैं। तो उधर से इधर लाना और इधर से उधर ले जाने को हम कहते हैं स्वैप अपने एक पेज करके। आखिर में हमने ये वाली एग्जांपल पढ़ी थी कि बेसिकली हमारे पास प्राइमरी स्टोरेज यानी कि जो DDR मेमोरी है, जो हमारी जो रैम जिसको हम कहते हैं वो लिमिटेड होती है। तो उसको उसके साइज़ क्योंकि लिमिटेड है और हम बड़े बड़े पेज टेबल उसमें रखेंगे तो मेमोरी वैसे ही बहुत सारी उसमें यूटिलाइज हो जाएगी। तो उसके साथ कैसे उसको कैसे रिजॉल्व करें, तो एक उसका तरीका ये है कि जो डिस्क है उसको एज उसको हम समझ लेंगे वो मेमोरी भी हमारे पास अवेलेबल है, और जो ये वाली मेमोरी है ये उसकी एक तरह की कैश है। ठीक है, तो ये हम इस तरीके से अगर देखें तो, और दिस इज़ नॉट एन ओल्ड आइडिया, नॉट अ न्यू आइडिया, ये पहले से हो रहा है। और उसके लिए हमने अटलस की एग्जांपल पढ़ी जो कि 1960s का था, और उससे पहले हमने जो मैनुअल ओवरलेज और इसकी की थी कि ये वो थी कि सॉफ्टवेयर लिखने वाला खुद इनको हैंडल कर रहा हो, कि आप खुद देखेंगे कब डिस्क पे लेके जाना है कब नहीं लेके जाना।
आजकल जो आगे हमने पढ़ा एग्जाम्पल एटलस वाली, उसमें वो ऑटोमेटिक होती थी, लेकिन अगर ऑटोमेटिक ना करनी हो तो मैनुअल करनी हो, तो ये भी कोई ऐसा फिनोमेना नहीं है जो कि अभी ख़त्म हो गया हो, यानी प्ले स्टेशन तक भी ये चल रहा था। और जो नए क्या लें कि डीप लर्निंग या मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो एक्सेलरेटर्स हैं, वो भी तकरीबन उसमें भी सॉफ्टवेयर लिखने वाले अमूमन मेमोरी को मैनुअली मैनेज कर रहे होते हैं। इनफैक्ट जो आपके AI एक्सेलरेटर हैं उसमें ये एक बड़ा अहम काम होता है कि आप वो तेज़ से एक्सेलरेटर तो बना लेते हैं, लेकिन मेमोरी से लाना ले जाने में इतना टाइम लगना शुरू हो जाता है कि आप उसको कहते हैं कि यार उसको कैसे ऑप्टिमाइज़ करें। तो उसके लिए भी आप अलहदा से मैनुअल मैनेज इसलिए कर रहे होते हैं कि वहाँ पर हम प्री फैच कर सकें डाटा, कि जो हमने इस्तेमाल कर लिया उससे अगला हमें पता है कि कौन सा चाहिए, तो हम उसको प्री फैच कर सकें। सो ये एटलस की एग्जांपल हमने पढ़ ली थी, जो 1962 का था। उस वक्त ड्रम मेमोरीज होती थी, और वो ड्रम जो है वो उसमें जो जगह आपने पढ़नी वो घूम के जब सामने आएगी। इवन जो हार्ड डिस्क होती है उसमें भी यही काम हो रहा होता है। तो इसमें काइंड ऑफ ओरिजिनल जो है 32 पेजेस थे, लेकिन ड्रम के ऊपर 6 × 32 पेजेस होते थे, तो 6 गुना बड़ा ड्रम था। और उसके अंदर एग्जैक्टली यही हो रहा था कि प्राइमरी मेमोरी जो थी, जो जिसमें ओरिजिनल 32 पेजेस थे, वो कैश थी ऑफ द ड्रम, ठीक है। और जब भी आपने जिस तरह कैश में हमने टैग रखा हुआ था, उस तरह इसमें कौन से फिजिकल पेज पड़े हुए हैं वो 32 के 32 का नंबर सेव किया हुआ। तो जैसे ही एड्रेस आया आपने उसके साथ कंपेयर किया, फुली एसोसिएटिव है, सारों के साथ कंपेयर किया, और अगर किसी से मैच हो गया तो इसका मतलब है कि वो मेन मेमोरी में पड़ा हुआ पेज। अगर किसी से मैच नहीं हुआ इसका मतलब है ड्रम पे पेज पड़ा हुआ। तो ड्रम पे पेज पड़ा हुआ तो फिर वहाँ से फैच करना होगा। तो मैच का मतलब नॉर्मल एक्सेस है, नो मैच का मतलब कि पेज फॉल्ट आ गई, अब आप ड्रम से फैच। जस्ट लाइक कैश में क्या होता था कि कैश में नहीं मिला तो आप मेन मेमोरी से फैच करके लाएंगे। इस केस में होगा कि अगर मेन मेमोरी में नहीं मिला तो डिस्क से फैच करके लाएंगे, और उसमें कैश मिस कहते हैं, इसमें हम उसको पेज फॉल्ट कहते हैं। तो पेज फॉल्ट में क्या होता है कि आप किसी फ्री पेज पे फिर ड्रम से उठाकर वो लेकर आएंगे। अगर पहले से कोई पेज फ्री नहीं है, 32 के 32 सारे के सारे यूज़ हो रहे हैं, तो किसी एक को रिप्लेस करना पड़ेगा। तो सेम कॉन्सेप्ट जो रिप्लेसमेंट पॉलिसी की था, लीस्ट रिसेंटली यूज हमने पढ़ी थी, इस किस्म की पढ़ी थी। तो इधर आपको कोई फ्री पेज जो भी अवेलेबल होगा उस पर लिखवा देंगे, अगर फ्री पेज नहीं होगा तो फिर आप उसको ओवरराइट कर देंगे और उस पेज को वापस मूव कर देंगे। ओके, तो ये तो एक एग्जाम्पल था पुराना सिस्टम। लेकिन अभी जो साइज ऑफ लीनियर पेज टेबल है उसको हमने कहा था कि हम थोड़ा सा आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो ये स्लाइड हमने पिछली दफ़ा डिस्कस थोड़ी सी की थी, लेकिन मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि अगर आपकी 32 बिट का एड्रेस है और 4 किलोबाइट का एक पेज रखें, जो कि बड़ा नॉर्मल सी चीज़ है। अगर आप नॉर्मल अभी विंडोज़ लिनक्स में काम कर रहे हो तो जनरली पेज का साइज़ 4 किलोबाइट के करीब ही चल रहा है, फॉर हिस्टोरिकल रीजंस के वो जब भी हमने स्टार्ट किया तब से वही चले जा रहे हैं। तो बड़े पेज भी होते हैं, लेकिन मिनिमम साइज अमूमन ये चल रहा है आजकल। तो 4 किलोबाइट का अगर पेज है तो 12 बिट तो उसमें यूज़ होगी, ठीक है। तो बाकी की 20 बिट जो है अगर हम सब के सब, इसका मतलब 2⁻20 टोटल पेजेस बन सकते हैं। 32 बिट का जो एड्रेस है, अगर मैं ये लास्ट टाइम मैंने समझाया था, वैसे मैंने अभी वही मिटाया नहीं मिटाता। तो अगर 32 बिट का एड्रेस है, ये टोटल 32 बिट है, इनमें से 12 बिट से मुझे पता चल जाएगा पेज ऑफसेट, और ये बन जाएगा पेज नंबर, ठीक है। सो और अगर पूरी मेमोरी को मैंने चंक्स में डिवाइड किया हुआ है, और ऑफसेट का मतलब है कि इसके अंदर कहाँ जाएंगे, और पेज नंबर का मतलब है ये 0 है, ये 1 है, ये 2 एंड सो ऑन, ठीक। तो अब अगर मैंने दरमियान में एक पेज टेबल बनाया है और मैं कहता हूँ कि मैंने 32 के 32 बिट्स को यूज़ करना है, तो ये तो ऑफसेट तो बाद में आएगा ना कि इसके अंदर किधर जाना था। लेकिन ये जो 20 बिट्स हैं इसके टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं 2⁻20। इसका मतलब है अगर मैं हर पेज को 0 नंबर वाले पेज को मैप करूँ, ये 0 नंबर वाला पेज है, फिर 1 नंबर वाला पेज है, तो आखिरी जो होगा वो 2⁻20 से एक कम होगा, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट हुए थे, ठीक। तो ये हमारे पास टोटल कॉम्बिनेशन बनते हैं। तो ये टोटल 2⁻20 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं, जो कि जिसको हम हार्डवेयर की ज़ुबान में 1 मेगा कहते हैं, जो कि मिलियन से थोड़ा सा ऊपर 1024 × 1024 बेसिकली, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें ये 1 बिलियन एंट्रीज चाहिए, और हर एंट्री जो है अगर एक 32 बिट की मैं लगा दूं तो इसका मतलब है
कि जो कि 4 बाइट्स होती हैं, तो इसका मतलब है 4 मेगा बाइट आपकी एक पेज टेबल होगा। और इसी किस्म के फिर मल्टीपल प्रोसेस होंगे तो हर प्रोसेस का 4 मेगाबाइट का पेज टेबल होगा। तो कामरान वापस इधर ऊपर आ जाए। तो 64 बिट का जो और ये तो 32 बिट का एड्रेस था, तो ये ऊपर वाली लाइन ये बता रही है कि 4 मेगाबाइट का पर पेज टेबल होगा और आपको फुल वर्चुअल एड्रेस जो है वो 32 बिट का होने का मतलब है कि 4 गीगाबाइट की आपके पास स्पेस है। अच्छा, सो एक तरीका ये हो सकता है कि इसको कम करने का कि आप पेज साइज़ को बढ़ा दें। ठीक है, पेज साइज़ को अगर आप बढ़ा देंगे तो जो आपकी 12 बिट जो कि ऑफसेट वाली थी वो ज़्यादा हो जाएगी, तो ये 20 बिट श्रिंक हो जाएगी। लेकिन उसका मसला ये है कि फिर आपको फ्रेगमेंटेशन बहुत ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी कि आप कहोगे जी मैं 1 मेगाबाइट का पेज बना देता हूँ लेट से, ठीक है, तो 20 बिट उसमें होगी तो बाकी 12 रहेगी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो जो आपको अगर क्या लें 1 किलोबाइट भी चाहिए थी तो आपने 1 मेगाबाइट एलोकेट की, तो वो उसमें इंटरनल फ्रेगमेंटेशन काफ़ी बड़ा मसला बन जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली दूसरा ये कि उसको डिस्क से फैच करने में भी आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर 1 मेगाबाइट है और आपने स्वैप करना है तो उसमें भी टाइम लगेगा। तो ये नंबर्स जो हैं ये फिर उसके हिसाब से आप चूज़ कर रहे होते हैं कि जिसमें ये ट्रेड ऑफ आपको बेस्ट मिल सके। और अगर 64 बिट का एड्रेस हो तो उसमें तो ये टेराबाइट्स में पहुंच जाते हैं, जो कि क्या लो के रियलाइजेबल ही नहीं है हमारे लिए, क्योंकि उतनी तो रैम ही नहीं होगी हमारे पास। ठीक है, तो अब इसका क्या करें, मतलब हल क्या है। ठीक है, तो इसका हल ये है, इसका हल ये है कि हम ना पेज टेबल की हायरार्की बना देते हैं। ठीक है, हम बजाय इसके कि एक लेवल पेज टेबल हो, तो अभी हम ये कह रहे थे कि हम सिंपल जो भी एड्रेस आएगा वो एक ही पेज टेबल में जाएगा और उधर से हमें नज़र आ जाएगा कि पेज नंबर किधर जाता है। ठीक है, जो फिजिकल पेज नंबर है वो कौन सा है। तो इसलिए हमें वो 2⁻20 एंट्रीज रखनी पड़ी। लेकिन अगर हम इसको 2 हिस्सों में तोड़ दें, यानी जो 20 थे उसको मैं लेट से 10 में तोड़ दूँ। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं है 10 में तोड़ें, आप कोई और कॉम्बिनेशन भी बना सकते हैं, लेकिन लेट से कि मैं 10 में तोड़ दूँ तो अब 10 बिट्स जो हैं वो 1024 एंट्रीज बनेगी। 20 में 1 मिलियन बनती थी, 10 में 1K एंट्रीज बनेगी। तो ये जो होगा ये 4 किलोबाइट बन जाएगा, विच इज़ अ वेरी गुड साइज़, क्योंकि हमारे पेज का साइज़ भी 4 है, तो एक पेज में फिट आ जाएगा, ये समझो। ठीक है, सो अच्छा, अब करें क्या कि पहली जो 10 बिट्स हैं उससे इंडेक्स करके जाएं, तो ये हमें बताए कि अगली 10 बिट के हिसाब से क्या बनता है। ठीक है, तो अगली 10 बिट के हिसाब से फिर आपके 1 की लोकेशंस बन सकती हैं। तो आपने क्या किया कि यार 1 बिलियन जो पेज टेबल बनने थे, 1 बिलियन जो इंडेक्सेस बनने थे, उनको हमने कह दिया कि यार उसको कह दो कि 1024 इंटू 1024 में तोड़ दो। तो 1024 इंटू 1024 1 मेगा बनने थे, राइट। सो उसमें जो पहला लेवल पेज टेबल है वो आपको बजाय एक्चुअल फिजिकल पेज नंबर बताने के वो दूसरे लेवल पेज टेबल का एड्रेस बता देता है। ठीक है, तो अब पहली 10 बिट के हिसाब से अगली 10 बिट के 1K कॉम्बिनेशन हो सकते थे। ठीक है, तो अब अगर उसमें से पहला पेज बनेगा तो वो ऊपर चला जाएगा, दूसरा बनेगा तो वो नीचे चला जाएगा, तीसरा होगा, तो यानी कि आपका हर 1024 हर जो 20 बिट्स हैं उनमें से एक 10 बिट के कॉम्बिनेशन के लिए 1024 सेकेंडरी पेज टेबल बन सकते हैं पोटेंशियली। ठीक है, अच्छा, अब जगह कैसे बची, सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं सारे के सारे बना दूंगा तो एक तो 1024 ये होगा, और हर एंट्री के लिए अगर 1024 हैं तो वो तो टोटल वही 4 बिलियन वो बन गया, उसके अलावा एक एक्स्ट्रा मैंने ऐड कर दिया यहाँ पर। तो जगह इस हिसाब से बच जाएगी कि हम चाह तो रहे होते हैं कि वो 32 GB की स्पेस हमारे पास हो, असल में प्रोग्राम वो 32 GB कभी यूज़ नहीं कर रहा होता। तो असल में प्रोग्राम क्या यूज़ कर रहा होगा कि वो डिफरेंट जगह इस्तेमाल कर रहा होगा कि उसने फॉर एग्जांपल 0 पे लेट से उसका टेक्स्ट सेक्शन है, प्रोग्राम पड़ा हुआ है, तो फिर आपने कुछ लेट से 2 किलोबाइट का आपका प्रोग्राम का कोड था, और फिर आपको जो डाटा सेक्शन था वो 1 किलोबाइट आपको चाहिए थी, वो आपने उसके ऊपर रख दी। फिर आपको हीप या स्टैक चाहिए था, उसके लिए भी 2-2, 4-4 किलोबाइट आपको चाहिए थी, या लेट से फ्यू मेगाबाइट्स चाहिए थी। ठीक है, तो जो जगह आपको चाहिए है वो वाले पेज टेबल्स आप क्रिएट करेंगे, जो नहीं चाहिए वो नहीं करेंगे। तो प्राइमरी पेज टेबल आप क्रिएट करेंगे, सेकेंडरी में आप वही वाले क्रिएट करेंगे जो कि असल में आपको चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपकी जगह ओवरऑल बच जाएगी। फॉर एग्जांपल
मेरा प्रोग्राम था वो 10 पेजेस इस्तेमाल करता था। तो मेरे प्राइमरी पेज टेबल में होगा कि भाई ये जो भी 10 जगह बनती थी वो उसके हिसाब से वो बता देगा कि इसका ये एड्रेस हो गया, इसका ये हो गया। अगर वो सारी की सारी डिफरेंट पेज टेबल्स पे मैप होती थी तो मुझे आगे 10 पेज टेबल बनाने पड़ेंगे, राइट। सो 10 पेज टेबल आपने सेकेंडरी बना लिए और एक प्राइमरी बन गया, 11 बन गए। तो 11 × 4 जो 44 किलोबाइट टोटल इस्तेमाल हुई। तो 44 किलोबाइट जो है वो कोई इतना बड़ा नंबर नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो हमारे पास 4 मेगाबाइट इस्तेमाल हो रही थी। सो ये जो डायग्राम है ये आपको दो चीज़ें शो कर रही है। एक ये कि यहाँ पर बताया हुआ है कि पेज मेमोरी में है या नहीं, या सेकेंडरी मेमोरी में यानी डिस्क पे पड़ा हुआ है या मेमोरी में पड़ा हुआ है, उसको कलर कोड किया हुआ है। लेकिन ये साथ हमने जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि बहुत से पेज नॉन एग्जिस्टेंट हैं, ठीक है। तो अब जो मेन पेज टेबल है उसके अंदर काफ़ी सारी एंट्रीज नॉन एग्जिस्टेंट होंगी। नॉन एग्जिस्टेंट के लिए आप पेज टेबल बनाएंगे ही नहीं, ठीक है। तो इस सेकेंडरी पेज टेबल में से बहुत सारे पेज टेबल्स जो हैं वो असल में बनेंगे ही नहीं, ठीक है। प्राइमरी बनेगा, सेकेंडरी में से बहुत सारे बनेंगे ही नहीं। और जो बने हुए हैं उनके अंदर भी नॉन एग्जिस्टेंट पेजेस होंगे, क्योंकि वो आप जगह जो इस्तेमाल नहीं कर रहे वो नहीं कर रहे। अगर आपने थोड़ी देर बाद कोई लोड वर्ड उस एड्रेस पे किया तो इसका मतलब है कि हम आकर इधर पढ़ेंगे, इधर देखेंगे वो पेज बना ही नहीं हुआ अभी, तो वो फिर आप पेज फॉल्ट आएगी, ऑपरेटिंग सिस्टम एक पेज क्रिएट करेगा और आपको वो वाली जगह एलोकेट कर देगा, ठीक। तो इस तरीके से काम हो रहा होगा। तो ये समझ आई कि आपने किस मसले को हल कर रहे थे। इस मसले को हल कर रहे थे कि पेज टेबल का साइज बहुत बड़ा हो गया था, ठीक है। तो चीज़ें आपको याद रहेंगी अगर आप इस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें कि मसला पैदा असल में क्या हुआ था जिसको मैं हल कर रहा था। तो अब इधर हमने वो वाला हल करके देख लिया कि हमें बजाय 4 मेगाबाइट के पेज टेबल की अगर 32 बिट की स्पेस थी, अब ये फ्यू किलोबाइट्स में या टेंस ऑफ किलोबाइट्स में हमारा काम हो गया, ठीक। कॉस्ट क्या पे की उसकी हमने? कॉस्ट उसकी ये पे की कि हमने जो एक एड्रेस एक्सेस करनी थी उसके लिए हमने पहली एक एक्सेस इस पेज टेबल की और सेकंड एक्सेस दूसरे पेज टेबल की। तो ये एक कॉस्ट है। तो इसको ये एक और मसला पैदा होगा जो कि हम अभी इसको भी रिजॉल्व। सो अब असल में क्या होगा कि आपके मल्टीपल प्रोग्राम चल रहे हैं, तो प्रोग्राम से पहले आप फर्स्ट लेवल पेज टेबल एंट्री पे जाएंगे, उससे आप सेकंड लेवल पेज टेबल एंट्री पे जाएंगे, उससे आपका निकलेगा कि अच्छा असल पेज नंबर क्या है। वो पेज नंबर आप अपने ऑफसेट के पीछे लगाएंगे तो आपका एड्रेस बनेगा और उससे आप मेमोरी को एक्सेस करेंगे। तो अब आपका बेसिकली जो मेमोरी एक्सेस है वो अगर 2 लेवल पेज टेबल है तो उसमें आपको 3 एक्सेसेस करनी पड़ेगी। पहला फर्स्ट लेवल पेज टेबल की, दूसरा सेकंड लेवल पेज टेबल की, फिर उससे एड्रेस बना दो उस एक्चुअल एड्रेस की, ठीक है। तो साइज तो कम हो गया लेकिन टाइम बढ़ गया, ठीक है। तो बेसिकली आर्किटेक्चर में आप इसी किस्म के ट्रेड ऑफ ले रहे होते हैं, ठीक है। तो अब और मैंने शुरू में आपको कहा था कि क्या हम करेंगे कि एक प्रॉब्लम को फिक्स करेंगे, उससे कोई और प्रॉब्लम पैदा होगा, फिर हम उस प्रॉब्लम को भी फिक्स करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट्स ट्राई टू फिक्स दैट एज वेल, ठीक है। तो उसका फिक्स क्या है? सो असल काम ये है कि ये जो हमारी एड्रेस ट्रांसलेशन हो रही है कि वर्चुअल पेज नंबर से फिजिकल पेज नंबर पे हम असल में आ रहे हैं, ये जो ट्रांसलेशन है ये हमारा बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, ठीक है। टाइम क्यों ले रही है? क्योंकि आप फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे गए, सेकंड लेवल पेज टेबल पे गए और फिर जाकर आप निकले, ठीक है। तो काम बेसिकली इतना सही हो रहा है कि आप वर्चुअल पेज नंबर देते हैं, जवाब में पूरी ट्रांसलेशन के बाद आपको क्या मिलता है? फिजिकल पेज नंबर, ठीक है। तो ये जो 2 लेवल पे आप जाकर निकालते हैं तो आपको क्या मिलता है कि ये जो ऊपर से बिट्स आई थी इसके आगे असल में बिट्स क्या होंगी, राइट। तो ये वर्चुअल एड्रेस था, ये किस वाले फिजिकल पे मैप होंगे। ये मैपिंग करने के लिए आप पहले फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे गए, उसने बताया कि यार ये तो ये वाला पेज नंबर बनता है, इस पे चले जाए, यहाँ पर मेरी सेकेंडरी लेवल पेज टेबल पड़ा हुआ, ठीक। सेकेंडरी लेवल पेज टेबल पे गए, आपने उसको इंडेक्स किया कि अच्छा सेकेंड वाले में से ये वाला बनता है, तो ये मेरे पास पेज नंबर निकल आया, ठीक है। ये असल पेज नंबर। अगर ये डिस्क पे नहीं था और प्राइमरी मेमोरी में ही पड़ा हुआ था, इसका मतलब है कि मेरा काम हो गया, मैंने ये वाली पिछली वाली 12 बिट उठाई, इसके साथ लगा दी, क्योंकि ये था उस पेज के अंदर किधर जाना है, तो ये वही चीज़ आ गई। तो ये पेज नंबर, ये आपका असल अब एड्रेस बन गया। अब मैं कहा अच्छा अब ये मेमोरी को दो, ठीक है, तो वो वहाँ से मुझे डाटा दे देगी, ठीक है। तो ये अभी हमने कह लो कि मेमोरी या कैश को दिया नहीं है, ये उससे पहले का काम हो रहा है कि सिर्फ जो वर्चुअल टू फिजिकल लेके जाएंगे, जो कि हमने इस वजह से लाया था कि हम एक से ज़्यादा प्रोग्राम चलाना चाह रहे हैं, वहाँ से सारी कहानी स्टार्ट हुई।
तो ये उसकी जो है, ये उसको हमने अब एक बबल में ऊपर बता दिया कि जो पूरा काम कर रहे हैं ये एड्रेस ट्रांसलेशन है, और जो हर एड्रेस ट्रांसलेशन है वो काफ़ी सारा टाइम ले रही है, और उसने जो दो काम करने हैं, मेन काम ये करना है कि वर्चुअल नंबर वर्चुअल पेज नंबर से फिजिकल पेज नंबर निकालना है, दूसरा उसने साथ प्रोटेक्शन चेक भी करनी है कि ये तो नहीं है कि हम फॉर एग्जांपल कि हर पेज के हिसाब से हमने परमिशंस रखी होगी कि क्या वो ऐसा पेज है जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर रहा है, क्या वो अगर उसको यूज़र आम प्रोग्राम यूज़ करने की कोशिश करेगा तो वहाँ पर प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाएगी। इसी तरह उसके ऊपर रीड राइट परमिशंस होंगी। फॉर एग्जांपल अगर कोड पड़ा हुआ है जिस जगह पे, तो वो आपका सिर्फ रीड ओनली पेज होगा, ठीक है, उस पर आप राइट नहीं करा सकते, तो उस पर कोई राइट करवाने की कोशिश करेगा तो प्रोटेक्शन फॉल्ट आ जाएगी, ठीक है। इसी तरह तो परमिशंस अमूमन ये होती है कि रीड की एक्सेस है या राइट की एक्सेस है या एग्जीक्यूट की एक्सेस है, किस किस चीज़ की एक्सेस है। अगर आप उसके अलावा किसी काम के लिए यूज़ करेंगे तो एक्सेप्शन पीरियड। तो दो चीज़ें आपके पास हो रही हैं। तो अब हम करना ये चाहते हैं कि हमने साइज कम कर दिया लेकिन टाइम बढ़ गया, अब हम टाइम कम करना चाहते हैं। तो आर्किटेक्चर में जो है ना अक्सर सेम आइडियाज़ बार बार रिपीट होते हैं, तो आप अगर एक आइडिया को अच्छी तरह समझ लें तो अगली दफ़ा वो आपके लिए यूज़फुल हो जाता है। जिस तरह कैशिंग का हमने पहले मैकेनिज्म पढ़ा था, तो हमने पेज्ड मेमोरी सिस्टम में सेम चीज़ यूज़ कर ली, ठीक है। जब पेजिंग की तो हमने क्या कहा कि डिस्क के लिए कैश बना दो रैम को, ठीक है। तो हमें समझ आ गया, हमें सारी टर्मिनोलॉजी के लीस्ट रिसेंटली यूज़ क्या होगा, मिस का क्या मतलब है, वो सारी की सारी उसी तरह अप्लाई हो। इधर भी हम कैशिंग के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं कि एक चीज़ है वो बहुत ज़्यादा टाइम ले रही है, तो अगर एक दफ़ा आपने कैलकुलेट कर लिया है कि ये वाला वर्चुअल पेज नंबर इस वाले फिजिकल पेज नंबर पे मैप होता है, तो आप अपने पास कहीं पे स्टोर करके रख दें, ठीक है, कि भाई इस वाला फिजिकल पेज नंबर ये वाले वर्चुअल पेज नंबर पे मैप्ड है। अगली दफ़ा जब आप उस वर्चुअल पेज नंबर को एक्सेस करेंगे तो वो जो आपने साइड पे रखा होगा उससे जाके चेक कर लेंगे क्या पहले से ट्रांसलेट हुआ पड़ा हुआ है। अगर पड़ा हुआ है तो ठीक है, ठीक है, तो हम इसको कैश कर सकते हैं, ठीक है। तो बेसिकली उस किस्म की कैश को हम कहते हैं ट्रांसलेशन लोकोसाइड बफर, ठीक है। तो कि ट्रांसलेशन को साइड पे देखने का बफर, ठीक है, कि आप साइड पे चेक कर लेंगे यार पहले से तो ट्रांसलेशन ही पड़ी हुई मेरे पास, ठीक। तो अब आप करते क्या है कि जो वर्चुअल पेज नंबर आता है तो शुरू में तो आपके पास हमेशा मिस ही होगा इसके अंदर, क्योंकि ये सारी एंट्रीज इसका वैलिड ही 0 होगा, ठीक। तो आपका शुरू में मिस हुआ, आपने वही पेज टेबल्स में गए और आपने ट्रांसलेशन कर ली। तो जब आपको पता चल गया कि ये वीपीएन इस पीपीएन पे मैप होता है, तो आपने इस वीपीएन को इधर एज अ टैग बना दिया और इधर आपने उसके साथ पीपीएन उसका रख दिया, ठीक है। अब थोड़ी देर बाद आपने दोबारा लेट से लोड वर्ड किया, ठीक है, जो कि उसी पेज में लाया करता था, तो उस पेज में लाया करता था तो वही वीपीएन था, वो इधर आपने देखा वैलिड बिट सेट थी, टैग मैच हुआ, इसका अंदर सीधा सीधा पीपीएन उठा लो, एक साइकिल में आपके पास रिजल्ट आ गया। तो सेकेंड टाइम आपको वो वाला टाइम नहीं लगेगा। तो ये वाले काम क्योंकि फर्स्ट टाइम हो रहे होते हैं, तो अक्सर आपने देखा होगा कि जब बूट हो रहा होता है कंप्यूटर तो उसमें चीज़ें स्लो होती हैं, लेकिन थोड़ी देर में थोड़ी सी रिस्पॉन्सेज ज़्यादा हो गई होती हैं। उसकी वजह यही है कि उसकी TLBs, उसके कैशेज़ वो सब पॉपुलेट हो रहे होते हैं, ठीक है। जब एक दफ़ा पॉपुलेट हो जाते हैं और फिर आप चलना शुरू होते हैं तो मोस्टली जिस प्रोग्राम पे आप हैं वो रीजनेबली फास्ट काम कर रहा होता है। तो ये ओके, सो यहाँ तक चीज़ समझ आ गई। तो ये वाली जो बिट्स हैं ये परमिशन बिट्स हैं कि रीड राइट डर्टी और कह लेंगे वैलिड है कि नहीं है, ठीक है। उस पर लिखवाया हुआ है तो वो डर्टी है, अगर नहीं लिखा हुआ तो नहीं है, इस तरह की चीज़। ओके, सो TLB हिट होगी अगर, तो इसका मतलब है सिंगल साइकिल में आपको ट्रांसलेशन का रिजल्ट मिल गया। और TLB मिस हुई अगर, तो हमें फिर पेज टेबल पे जाकर दोबारा सब कुछ निकालना पड़ेगा। तो उसको हम पेज टेबल वॉक कहते हैं, ठीक है, कि आप एक एक करके जाके देखेंगे, पहले फर्स्ट लेवल पेज टेबल पे, सेकंड लेवल पे, कई केसेस में थर्ड लेवल भी होता है, तो इस तरह से भी होता है। ओके, सो टिपिकली TLB में 32 to 128 एंट्रीज हैं, यानी बहुत बड़ा साइज नहीं है। उसकी एक वजह यह है कि जनरली ये फुली एसोसिएटिव होता है, ठीक है। तो फुली एसोसिएटिव होता है तो इसका मतलब है कि आप उसके ऊपर सारों के सारों को चेक करना है। तो इतने सारे कंपैरेटर अगर लगाने हैं तो आप वो मतलब हज़ारों में कंपैरेटर नहीं लगाना चाह रहे होते, ठीक है। ऑल्दो हमने जब कंपैरेटर्स पढ़े तो देखा था कि इक्वालिटी कंपैरेटर उतना कॉस्टली नहीं था जितना इनइक्वालिटी कंपैरेटर कॉस्टली था, लेकिन स्टिल एक लेवल से ज़्यादा आप वो भी नहीं लगाना चाहिए।
सो कई दफ़ा आप इसको लार्जर पेजेस पे मैप करते हैं, लेकिन लार्जर पेजेस पे मैप करने से आपके कन्फ्लिक्ट्स आने के चांस थोड़ा सा बढ़ जाता है, क्योंकि बड़ा एरिया कवर हो रहा है और टैग की बिट कम है, तो कम बिट है तो कहते हैं मल्टीपल टैग सेम जगह पर मैप हो सकते हैं, तो इस तरीके से होता है। तो और बाज़ आपके जो हैं वो कह लें कि ज़्यादा एंट्रीज होती हैं, लेकिन उनको फिर आप फुली एसोसिएटिव के बजाय सेट एसोसिएटिव बना देते हैं, क्योंकि बड़ा कर रहे हैं प्रॉब्लम एक तो स्पेस का है, लेकिन स्पेस के साथ जो है नंबर ऑफ कंपैरेटर्स का है। तो कंपैरेटर्स कम करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 4 वे या 8 वे सेट एसोसिएटिव बना दें, ठीक है। तो 4 और 8 अगर सेम जगह पे मैप हो गए तो तब भी आपका काम हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा अगर सेम जगह पे मैप हो गए तो तब आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक। और इनमें भी अमूमन फिर रिप्लेसमेंट पॉलिसी आ जाएगी, क्योंकि अगेन इट्स अ कैश, ठीक है। मगर कैश, पिछली जो कैश थी वो क्या कर रही थी, वो डाटा को कैश कर रही थी कि जो हमें डाटा चाहिए वो डाटा उठा कर ले आओ। ये ट्रांसलेशन को कैश कर रही है कि जो वर्चुअल टू फिजिकल मैपिंग है उसको उठा कर ले आओ। डाटा को उसने कोई नहीं लाया, इसने सिर्फ ये किया है कि फलां वर्चुअल एड्रेस जो है वो फलां फिजिकल एड्रेस पे मैप होता है। तो कैश है बट काइंड ऑफ अ डिफरेंट काइंड ऑफ अ कैश, ठीक। ओके, सो अब अगर हमारे पास 64 एंट्रीज हैं लेट से, ठीक है। और अच्छा, और आखिरी पॉइंट ये था कि बाज़ का इसमें भी मल्टी लेवल TLBs बने होते हैं, ठीक है। तो मॉडर्न सिस्टम्स में कई चीज़ें जो हैं वो फिर आप ग्रो करना शुरू कर देते हैं, कितना बड़े से बड़ा कर सकें। सो अब ये छोटा सवाल है कि हमारे पास अगर 64 TLB एंट्रीज हैं और 4 KB के पेजेस हैं और एक पेज पर एंट्री हमारे पास चल रहा है, तो टोटल कितनी स्पेस हम मैक्सिमम TLB में सपोर्ट कर सकते हैं? TLB में कितना बड़ा एड्रेस स्पेस जो है वो कैश हो जाएगी मैक्सिमम? प्रोग्राम अगर चल रहे हो आपका, तो प्रोग्राम कितना बड़ा प्रोग्राम जो होगा उसको हम इधर TLB के अंदर कैश कर सकते हैं। सिक्सटी 64 एंट्रीज हैं, हर एंट्री 4 किलोबाइट की है। 64 अगर एंट्रीज हैं और हर एंट्री 4 किलोबाइट की है, तो ये ऑब्वियस होना चाहिए कि टोटल स्पेस कितनी बनेगी? बिल्कुल ही तुक्के पे आ गए हम तो अगर 64 एंट्रीज हैं और हर एंट्री 4 किलोबाइट की स्पेस को रिप्रेजेंट करती है, तो टोटल कितनी हो जाएगी? 64 इंटू 4 किलोबाइट, ठीक है। क्योंकि हर एक जो है वो हर 64 हर एंट्री है, ठीक है, टोटल 64 वो 4 किलोबाइट यानी एक पेज को रिप्रेजेंट करती है ना। तो टोटल अगर 64 एंट्रीज हैं तो 64 पेजेस की ट्रांसलेशन आपके पास कैश होगी। तो 64 पेजेस का क्या मतलब है कि 64 4 किलोबाइट के पेजेस, तो टोटल कितना बन गया? 64 इंटू 4 किलोबाइट्स विच इज़ 256 किलोबाइट। तो आप 256 किलोबाइट कैप्चर कर सकते हैं इन 64 एंट्री टेबल, ठीक है। तो ये जो छोटा सा सवाल था ये आपको एक तो जगाने के लिए भी था, दूसरा ये है कि आपको एक रफ आइडिया हो कि यार कितनी एंट्रीज होंगी तो कितनी बड़ी स्पेस कैप्चर हो सकती है, ठीक है। तो जब आप ये डिसीजन ले रहे होंगे, फॉर एग्जांपल आप प्रोसेसर डिज़ाइन कर रहे हैं अपने लिए, तो आप जिस एप्लीकेशन को टारगेट कर रहे हैं उसमें जनरली स्पेस कितनी चाहिए होती है एप्लीकेशंस को, ठीक है। उसके हिसाब से आप डिसीजन लेंगे। जो कॉमनली यूज स्पेस होगी जितनी चाहिए होती है, आप चाहेंगे कि वो पूरी की पूरी कैप्चर हो जाए, ताकि आपको कैश मिस ना पड़े, परफॉर्मेंस का हिट ना पड़े, आपको मैक्सिमम आपको चीज़ें TLB के अंदर ही मिल जाए, ठीक है। ओके, अच्छा, अब TLB हिट तो हो गई अगर उसके अंदर आपको मिल गई, TLB मिस हो गई तो आपने पेज टेबल वॉक करनी है। पेज टेबल वॉक के मुतालिक पहला सवाल पैदा होता है कि वो आप हार्डवेयर में करें या सॉफ्टवेयर में करें, ठीक है। तो इसके दोनों तरह की अप्रोचेस यूज़ होती हैं। तो कुछ प्रोसेसर जो हैं वो TLB वॉक सॉफ्टवेयर में करते हैं, जिस तरह MIPS जो है वो कहते हैं MIPS का जो MIPS और अल्फ़ा जो हैं, ये इन दोनों प्रोसेसर्स में आपका जो वॉक वाला काम है वो उसके लिए अलग हार्डवेयर नहीं लगा हुआ, बल्कि वो सॉफ्टवेयर ही जाके ये करता है। तो जैसे ही आपका TLB मिस हुई है तो अब आपका एक
ऑपरेटिंग सिस्टम को आपने कह दिया कि भाई मिस होगी, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम उस एक्सेप्शन को हैंडल करेगा, और एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेगा कि वो जाके रीड करेगा फर्स्ट लेवल पेज टेबल एंट्री, सेकंड लेवल पेज टेबल। अच्छा, अब वो जो आपने पेज टेबल एंट्रीज को एक्सेस करना है, तो नॉर्मल तो हम ये करते हैं ना कि जब भी मेमोरी एक्सेस करेंगे वो पेज टेबल के थ्रू ही होगी, लेकिन जब अब आप असल में पेज टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो अब आपको अनट्रांसलेटेड मोड चाहिए होगी, कि जिसमें आप कहेंगे कि ये जो एड्रेस दे रहा हूँ मैं, ये असल में ही एड्रेस है, इसको पेज टेबल से ना गुजारो, क्योंकि मुझे पता है मैं खुद ऑपरेटिंग सिस्टम हूँ, इसी जगह पे मैंने पेज टेबल रखा हुआ है। तो उसके लिए फिर ऑपरेटिंग सिस्टम एक जाके डायरेक्टली उसको अपने पास जो मैप होगा कि कौन सा पेज टेबल किस फिजिकल एड्रेस पे मैप्ड है, उधर जाकर करें, तो उसको हम कहते हैं अनट्रांसलेटेड मोड, ठीक है। जो आपके हाई एंड कंप्यूटर हैं, जो फास्टेस्ट कंप्यूटर होते हैं, यानी सर्वर क्लास हो गए, आपके डेस्कटॉप्स हो गए, इनमें आप परफॉर्मेंस चाह रहे होते हैं ज़्यादा, ठीक है, और परफॉर्मेंस चाह रहे हैं तो ये अक्सर आउट ऑफ ऑर्डर सुपर स्केलर होते हैं, जो कि हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक। कि आउट ऑफ ऑर्डर का मतलब है कि इसमें इंस्ट्रक्शंस आउट ऑफ ऑर्डर भी चल सकती होती है, ठीक है, परफॉर्मेंस गेन करने के लिए। तो इसमें क्योंकि पूरी पाइपलाइन फ्लश करनी पड़ेगी और आपको एक्सेप्शन हैंडलर पे जाना पड़ेगा, तो वो अमूमन ये क्या करते हैं कि वो हार्डवेयर में उसको हैंडल कर लेते हैं, ठीक है। तो जिस तरह नीचे जो प्रोसेसर हैं x86 जो हैं, ये उसी के वेरिएंट्स हमारे डेस्कटॉप में होते हैं टिपिकली। x86 जो है इंटेल का आर्किटेक्चर था, AMD भी उसी से कंप्लाइंट है, तो वो सेम इंस्ट्रक्शन सेट जो है वो हमारे डेस्कटॉप में यूज़ हो रहा है। और इसके अलावा RISC-V, PowerPC, स्पार्क, RISC-V की अगर मैंने स्पेक आपको शेयर की हुई है ना ड्रॉप बॉक्स में, वो अनप्रिविलेज स्पेक है। अगर आप उसकी प्रिविलेज स्पेक पढ़ेंगे तो दो तरह की उसकी स्पेक है। तो प्रिविलेज स्पेक के अंदर वो पूरे का पूरा पेज टेबल वॉक और पेज टेबल की एंट्रीज किस तरह से, उन एंट्रीज में क्या क्या होगा, ये सब कुछ डिफाइन हुआ है, ठीक है। तो उनका क्या लेंगे, एक उसकी बेस पे आप मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट एक बनता है जो कि ये काम कर रहा होता है, ठीक है। सो टिपिकली उसके लिए एक MMU होता है, मेमोरी मैनेजमेंट यूनिट, जो कि पेज टेबल को वॉक करता है और फिर रीलोड करता है TLB पे, ठीक है। और अगर TLB वॉक करते हुए आपको ये पता चले कि वो पेज डिस्क पे ही नहीं है, वो सॉरी रैम में ही नहीं है, तो फिर आपका पेज फॉल्ट जनरेट हो जाएगा और आप ऑपरेटिंग सिस्टम को कहेंगे कि यार पहले ये तो डेस्क से लेकर आओ, तो उसमें आपको कह लेंगे उससे भी लंबी फकी पड़ेगी, ठीक है, क्या हो जाके आप उसको फैच करके लेंगे, ठीक। लेकिन ऑब्वियसली ये रैंडमली हो रहा होगा, मोस्ट ऑफ द टाइम आपको हिट हो रहे होंगे, शुरू में हमेशा मिस होंगे, थोड़ी देर में जब आपके कॉमनली यूज पेजेस लोड हो चुके होंगे तो TLB में आपको हिट मिलना शुरू हो जाएगी ज़्यादातर। और फिर कभी कभार ये होगा कि वो आपने किसी ऐसी जगह को एक्सेस किया जो उनमें नहीं थी, तो या आपने नई मेमोरी बनानी चाहिए, तो फिर मिस हुआ और ऑपरेटिंग सिस्टम इन्वॉल्व हुआ और उसने वो पेज बना दिया और आपको दे दिया, ठीक। ISA जो आपका है, यानी जो इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर है, वो दोनों तरह का सपोर्ट कर सकता है, ठीक है, कि आप चाहे उस तरह सॉफ्टवेयर में हैंडल करें या हार्डवेयर में हैंडल करें, तो दोनों चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। जब स्पार्क V8 जो है, जिसमें जो कि अभी हमने पीछे देखा था कि जिसमें हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर है, उस पर 3 लेवल का पेज टेबल है, यानी अभी पिछले तो हमने हायरार्किकल में 2 देखा था, उसमें 3 लेवल का पेज टेबल है। 32 बिट का जो एड्रेस है उसमें पहले आप 24 to 31 जो है, यानी कि समझे कि 8 बिट 256 एंट्रीज का पहला पेज टेबल है। उसके बाद जो है आपके पास तो मेन क्या है कि आपके पास जो सबसे पहले एक कॉन्टेक्स्ट टेबल पड़ा होगा, जिससे आपको पता चलेगा पेज टेबल का रूट कहाँ है, कि पेज टेबल पड़ा किधर हुआ है, ठीक है। और आप क्या करोगे, क्योंकि ऑब्वियसली एक से ज़्यादा प्रोसेस चल रही हैं, हर एक का अपना अपने पेज टेबल हैं, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट टेबल का मतलब हुआ कि जो आपका जो हर प्रोसेस है उसके लिए आपने इधर मैप किया होगा, इसमें बताया होगा कि 0 नंबर वाला प्रोसेस का इस जगह पॉइंटर है, 1 नंबर वाले प्रोसेस का इस जगह पॉइंटर है। तो प्रोसेस हम रहा है हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, ठीक। तो फॉर एग्जांपल इस वक्त मेरा PC चल रहा है, तो पावर पॉइंट के जो पेज टेबल बन रहे होंगे, क्योंकि अभी मैं पावर पॉइंट चला रहा हूँ, वो किसी और जगह पे पड़े होंगे, बैकग्राउंड में कोई और चीज़ चल रही होगी, ठीक है। हो सकता है कि क्रोम खुला हो साइड पे, तो क्रोम के पेज टेबल्स जो होंगे, क्रोम की नई टैब खोलूँगा तो वो नया प्रोसेस बना देता है, ठीक है। तो 10 टैब खुली हुई हैं तो वो 10 उसने पेज टेबल हर एक के बनाए होंगे, ठीक। और हर पेज टेबल का जो है ना वो इस कॉन्टेक्स्ट टेबल से निकलेगा, उसमें पता चलेगा कि अच्छा यार ये वाली प्रोसेस ID जो है उसका पेज टेबल यहाँ पर पड़ा हुआ है।
तो आप उधर से जाएंगे रूट पॉइंटर पे, उधर से ये पेज टेबल निकलेगा। उसमें टॉप की 8 बिट से पहले पेज टेबल पे गए, उससे आपके पास सेकंड पेज टेबल का एड्रेस निकला, फिर उसके बाद वाली जो बिट्स थी उनसे सेकंड पेज टेबल पे गए, उसके बाद वाली बिट से थर्ड पेज टेबल पे गए, वहां से फिजिकल पेज नंबर निकला, उस पेज नंबर के साथ आपने ऑफसेट लगा दिया, तो ये अब असल आपका एड्रेस बना जिसको आपने जाकर एक्सेस करना। तो जब भी पेज टेबल वॉक करनी पड़ी तो इसका मतलब है कि थोड़ा लंबा प्रोसेस था, लेकिन क्योंकि हार्डवेयर में हो रहा है, सॉफ्टवेयर में नहीं हो रहा, तो ये जब हार्डवेयर पेज टेबल वॉक करें तो वो उससे ज़्यादा तेज़ होगी जो सॉफ्टवेयर में हम कर रहे थे। और इसमें ऑब्वियसली एक और काम ये हो सकता है कि जब आपका एक प्रोग्राम चल रहा था तो चलते चलते अगर आपका पेज फॉल्ट आया तो आप दूसरे प्रोग्राम को लोड कर लेंगे, या आपने पेज टेबल वॉक करना शुरू किया तो आप उतनी देर दूसरा प्रोग्राम चला लेंगे बजाय प्रोसेसर को मसरूफ़ रखने के। अगर तो सॉफ्टवेयर में हो रहा होता तो ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें खुद मसरूफ़ हो जाता कि अच्छा मैं पहली पेज टेबल एंट्री पढ़ूँ फिर दूसरी पेज। अगर हार्डवेयर में हो रहा होगा तो आपका जो प्रोसेसर है वो अगले प्रोसेस पे मूव हो जाएगा, वो दूसरे का काम करेगा, जब इधर से वापस मिलेगा हार्डवेयर उसको कहेगा कि ये लो जी ट्रांसलेशन होगी, तो वो दोबारा उस प्रोसेस को कंटिन्यू करवा देगा। ओके, सो हमने जो पिछली 2 क्लासों में अभी तक किया, एक तो हमने कहते हैं ये काम किया कि पेज मेमोरी सिस्टम पूरा एक तरह से देख लिया, ठीक है। पहले शुरू में बेस एंड बाउंड हमने डाली थी, लेकिन बेस एंड बाउंड को इसने रिप्लेस कर दिया एक तरह से, ठीक है। तो वो जो पिछली स्लाइड थी जिसमें हमने यहाँ कहीं पे बेस एंड बाउंड वाले ऐड करने वाले लगाए थे, तो अब उनकी ज़रूरत नहीं रही उसके बजाय, क्योंकि ये उसी को रिप्लेस कर रहा है। तो अब जो नई स्कीम बनी वो क्या बनी कि आपका जब भी कोई एड्रेस आता है तो हमने शुरू से बताया कि हमारा मेमोरी की एक्सेस 2 जगहों पे होती है, या इंस्ट्रक्शन फैच करते हुए या लोड वर्ड स्टोर वर्ड करते हुए, ये जो क्लासिक हमारा 5 स्टेज पाइपलाइन वाला। तो मेमोरी जो इंस्ट्रक्शन फैच है वो जो फर्स्ट स्टेज थी जिसमें प्रोग्राम काउंटर को हम कर रहे थे, और जो डाटा कैश के साथ था वो हमारे पास आगे जाके 4th स्टेज थी। तो अब इस जगह पर अब हमारी कैश से पीछे एड्रेस ट्रांसलेशन आ गई है कि हर प्रोग्राम जो जब चलेगा वो अपना वर्चुअल एड्रेस देगा, टीएल भी उसके हिसाब से आपको ट्रांसलेट करके बताएगा कि फिजिकल एड्रेस क्या है। वो फिजिकल एड्रेस हम कैश को देंगे कि कैश में क्या वो पड़ा हुआ है कि नहीं, ठीक है। तो कैश हमें बताएगी कि हाँ जी हमारे पास पड़ा हुआ है, तो ये लो एड्रेस, तो उस एड्रेस की बेस पे हम आगे चलना शुरू होंगे, चाहे वो इंस्ट्रक्शन है, अगर वो डाटा है तो हम डाटा वहाँ से मिल जाएगा। तो ये जो पिंक शेड में ये नई चीज़ें जो ऐड हुई हैं, तो नई चीज़ें यानी नॉर्मल कैश जब हमने पढ़ी थी तो हमने कहा था मेमोरी कंट्रोलर चाहिए होगा जो कि मेमोरी से फैच करके कैश को फिल किया करेगा। अब पेज टेबल अगर हमने ऐड किया तो अब हमारे पास एक हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर है, अगर हम ये वाली स्कीम यूज़ कर रहे हैं कि सॉफ्टवेयर में नहीं है बल्कि हार्डवेयर में है, तो ये हार्डवेयर में पेज टेबल वॉकर है जो कि ये काम कर रहा है कि जब टीएल भी मिस होती है वो इसको बताता है कि फ़लाँ फिजिकल एड्रेस पे फ़लाँ वर्चुअल एड्रेस पे टीएल में मिस हो गया, तो ये फिर उसको पेज टेबल वॉक करके फिल करके वापस उसको बताएगा। तो हम सिंपल स्कीम ये हो सकती है कि प्रोसेसर को रोक दें और ये फिल करके लाए, और एक ऑल्टरनेट स्कीम ये हो सकती है कि हम हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर जब चल रहा हो तो हम एक और प्रोग्राम लोड कर दें जो कि चलना शुरू हो जाए, और जब ये पूरा डन हो जाए तो आप वापस पुराने वाले प्रोग्राम का कॉन्टेक्स्ट लोड कर लें, ठीक है। ऑब्वियसली इसको पेज टेबल बेस रजिस्टर चाहिए होगा, ठीक है, क्योंकि हर प्रोग्राम का अपना अपना पेज टेबल है। सो पेज टेबल जो है वो आपके प्रोसेस का जो है वो किसी और प्रोसेस का कोई और होगा, तो हर प्रोसेस का अपना अपना पेज टेबल है। तो उसके हिसाब से यहाँ पर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम उसका बेस एड्रेस अपडेट करेगा, या पेज टेबल वॉकर को कॉन्टेक्स्ट में पता होगा कि इस वक्त जो प्रोसेस चल रहा है उसका पेज टेबल का बेस एड्रेस ये है, ठीक। और ना पता हो तो वो कॉन्टेक्स्ट लुकअप करेगा जिस तरह पिछली स्लाइड में था, ठीक है, कि आप उधर से लुकअप भी कर सकते हैं कॉन्टेक्स्ट। तो ये अब हमारी थोड़ी सी पिक्चर जो है, अगर हम थोड़ा सा वो कहते हैं ना सिट बैक एंड सी के व्हाट्स हैपनिंग, तो हमने अभी तक के जो 8-9 हफ्ते हो रहे हैं हमें, उसमें हम इस स्टेज तक आ गए हैं कि हमने प्रोसेसर बना लिया, प्रोसेसर को पाइपलाइन कर लिया, पाइपलाइन ताकि वो फास्ट हो जाए। पाइपलाइन करने के बाद मेमोरी बढ़ाने के लिए हमने कैश यूज़ कर ली। कैश यूज़ करने के बाद हमने कहा कि अब हम ज़्यादा प्रोग्राम चलाना चाहते हैं, तो ज़्यादा प्रोग्राम चलाने के लिए पहले हमने एक बेस एंड बाउंड स्कीम देखी, लेकिन वो हमें उसमें फ्रेगमेंटेशन का मसला है, तो हमने
पेज मेमोरी सिस्टम देखा और उसकी हमें समझ आ गई तो हमने कहा कि वो इस किस्म के ब्लॉक्स बनेंगे। ऑब्वियसली हर ब्लॉक के अंदर फर्दर डिटेल है जिसमें हम जा सकते हैं, लेकिन जाएंगे तो हम ब्रॉडर कंप्यूटर आर्किटेक्चर के टॉपिक्स को छोड़ दें। तो आप लोगों का एक जो प्रोजेक्ट है आगे जिसका मैंने डिस्कस किया था, एक ऑप्शन ये हो सकती थी कि फॉर एग्जांपल मैं इसको ओपन रखता कि प्रोजेक्ट आप लोग खुद चूज़ कर लें और उनमें कोई बंदा जो है वो हार्डवेयर पेज टेबल वॉकर बना दे, कोई जो है वो कैश बना दे, कोई जो है वो प्रोसेसर बना ले, ठीक है। और ये भी हो सकता था कि सारे अलग अलग पीसेस बनाएं, लेकिन बहुत अगर आप बहुत प्लान करके वो बनाएं तो आप ये भी कर सकते हैं कि उनको जोड़ के एक पूरा सिस्टम ही बना लें, ठीक है। लेकिन वो मुझे लग रहा था कि वो ओवरली कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, यानी कि उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो इसलिए प्रोजेक्ट जो है वो मैंने सिंपल रखा है कि वो जो हमने RV32i जो RISC-V का पढ़ा था इंस्ट्रक्शन सेट, हमने उसका पाइपलाइन इम्प्लीमेंटेशन बनानी है, ठीक है। उसमें चाहे वो स्टॉल बेस्ड हो चाहे वो बाईपासिंग बेस्ड हो, लेकिन हमने वो उनमें से कोई एक इम्प्लीमेंट करना है। बाईपासिंग अगर किसी ने की तो स्टॉल बेस्ड अगर सही चल रहा हुआ तो पूरे नंबर मिल जाएंगे, बाईपासिंग बेस्ड अगर चल गया तो पूरे से ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। तो आप समझें कि अगर इसके 10 नंबर थे तो अगर आपने स्टॉल बेस भी पूरा चला लिया सही तरह तो आपके 10 आउट ऑफ 10 आ सकते हैं। लेकिन अगर आपने साथ बाईपासिंग भी इम्प्लीमेंट कर ली तो हो सकता है कि आपके 10 में से 15 नंबर आ जाए, ठीक है। तो ये अब आप पे है कि आप वो 10 में से 15 लेना चाहते हैं कि नहीं। जो -5 आपके हुए वो +5 पे आ सकते हैं ना वापस। हाँ, वो वाली ऑप्शन अभी चेक नहीं की ना, अभी जब हम असाइनमेंट चेक करेंगे तो दोबारा हो सकता है कि आपके साथ कुछ और साथी भी आ जाए जो अगली असाइनमेंट में, ठीक है। तो अब वो तो अब आप पे डिपेंड करेगा। ओके, इसके बाद आप लोगों की और क्लास है इसके फौरन बाद? नहीं, बाद में ही है। हाँ नहीं, मैंने कहा थोड़ा सा हम आगे चला सकते हैं इसको, या किधर जाना है? 11 बजे की आपकी वो है? तो पहले बुकिंग नहीं हुई ना इसका? अच्छा चलो ठीक है, फिर हमारा यानी अब 2 मिनट ही रह गए तो इसमें मैं अटेंडेंस ही ले लेता हूँ, ठीक है।